हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और ये मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट की सेकंड वीडियो है। मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट की फर्स्ट वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो आप उन्हें प्रूव नहीं कर पाओगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आज हम देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स दैट लुक्स वर्टिकल, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो वर्टिकल लगे उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइंस कैसी होती है। देखिए, ऐसी लाइंस को, इस टाइप की लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, राइट। तो देखिए, ऐसी आपको कोई भी अगर मैट्रिक्स दिखती है जिसमें ये देखिए, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रोज जो होंगे नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दैट लुक्स वर्टिकल इज़ नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अगर ज़्यादा होगी तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n। इन अदर वर्ड्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखिए 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 2, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। तो ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, ये हमारी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ली मैंने, बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4। मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए रोज़ कितने हैं 1 2 3 4 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 4 क्रॉस 3 और इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। तो ये भी हमारी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, राइट। अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप की दिखेगी, किस टाइप की, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे, इस टाइप की मैट्रिक्स में आप देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज 2 हैं और यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे
उसको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ n greater than m. In other words, a matrix in which number of columns greater than the number of rows is called a horizontal matrix. तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा है, तो ये हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब आप यहाँ देखिए, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 4 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 में 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा है, इसलिए ये भी हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो, तो उसको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स कौन सी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कैसा होगा? 1 क्रॉस n। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम नंबर चाहे कितने भी हो, लेकिन रो सिर्फ एक होना चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस n। और जनरली हम रो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? ए स्मॉल a 1 और j। जनरली हम रो मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? रो का नंबर जो है, किस एलिमेंट में रो का नंबर हमेशा 1 रहेगा और कॉलम का नंबर चेंज होता चला जाएगा। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूं तो कैसे लिखूंगी? देखिए, A11, A12, A13, A14 और A1n। तो हमारे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप से लिखे जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ए मैट्रिक्स है आपकी, और मैंने लिखा 2 3 4। अब देखिए ये हमारी रो मैट्रिक्स है। क्यों ये हमारी रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ओनली 1। कॉलम्स कितने हैं? 3। कॉलम्स चाहे कितने भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो ओनली 1 होना चाहिए। तो ये हमारी रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 4 5 6 7 8। अब देखिए ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज ओनली 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी। तो ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, और ये भी हमारी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही रो है। चलिए अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। आइए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स m क्रॉस 1। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स m क्रॉस 1 है। इसका मतलब क्या है? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज चाहे कितने भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जनरली हम कॉलम मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? A1। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैट्रिक्स में रो का नंबर चेंज होता चला जाएगा लेकिन कॉलम नंबर सेम रहेगा। मैट्रिक्स में जो हमारे अंदर एलिमेंट्स होंगे, उसमें
रो का नंबर चेंज होता चला जाएगा लेकिन कॉलम नंबर सेम रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, देखिए A11 A21 A31 और इस तरह से AM1। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए रो का नंबर तो चेंज हो रहा है लेकिन देखिए कॉलम का नंबर सेम है, कॉलम का नंबर सेम है, राइट। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी है, राइट। अब ये जो है ना, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, देखिए नंबर ऑफ रोज इसमें 4 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है, नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो, नंबर ऑफ रोज चाहे कितनी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम तो सिर्फ 1 ही है ना, तो इसलिए ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स देखने से पहले आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और ये चारों टाइप्स मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है। पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। अब आपको पता है रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। लेकिन यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज देखिए 1 और 2, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, लेकिन यहाँ पर कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। अच्छा आगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स कैसी होती है, जो वर्टिकल दिखती हो, और अगर वर्टिकल दिखती होगी तो उसमें नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होगा नंबर ऑफ कॉलम से, मतलब नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर देखूँ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूँ, तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स भी नहीं है। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो। और देखिए इसमें ऐसा ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। आइए बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is said to be a square matrix if m is equal to n, means in other words a matrix is a square matrix if the number of rows are equal to number of columns, means कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स में लिखा 3, तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 1 2 3 4, ये मैंने एग्जांपल लिया। अच्छा अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखिए 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है, राइट। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर
ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। कई बार आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, तो आपको लगेगा हमें जो ऑर्डर बताया गया है वो 2 बाय 2 या 3 बाय 3 में बताया गया है, राइट। तो आपको ये समझ नहीं आएगा ऑर्डर 2 क्या होता है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल नंबर तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर लिखा होगा कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है और उसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। मैं ये भी बोल सकती हूँ बी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो जहाँ पर भी लिखा होगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इट मीन्स वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे लिखा है ऑर्डर 2, इट मीन्स उसका ऑर्डर 2 बाय 2 का ऑर्डर है, और अगर लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इट मीन्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 का होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है। आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n। मीन्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका ऑर्डर क्या है, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम। देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 2। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स कौन सी है। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स को देखने से पहले आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ये तीनों एक ही है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए द प्रिंसिपल डायगोनल इज ए डायगोनल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट गोज फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर। अब देखिए ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का लेफ्ट पार्ट ये है, ये राइट पार्ट है, ये टॉप और ये बॉटम पार्ट है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, जो डायगोनल अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये हमारा लेफ्ट है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और लोअर राइट कॉर्नर, ये राइट है, राइट पार्ट है, लोअर राइट कॉर्नर तक जाता है, उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। आपको पता है ना 2 टाइप की डायगोनल्स हैं यहाँ पर, एक डायगोनल हमारी ये है, एक डायगोनल हमारी ये है और एक डायगोनल हमारी ये है। लेकिन जो डायगोनल अपर लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट के अपर कॉर्नर से स्टार्ट होकर राइट लोअर कॉर्नर तक जाती है, उसको हम प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है ना, यहाँ पर ये जो हमारी डायगोनल है ये हमारी मेन डायगोनल है, ये जो हमारी डायगोनल है ये हमारी मेन डायगोनल है। इसको हम मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में
जो डायगनल अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होकर लोअर राइट कॉर्नर तक जाती है उसको हम प्रिंसिपल डायगनल या मेन डायगनल या लीडिंग डायगनल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी डायगनल या फिर ऑफ डायगनल की। आइए बात करते हैं सेकेंडरी डायगनल और ऑफ डायगनल की। द सेकेंडरी डायगनल इज अ डायगनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट गोज फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू द अपर राइट कॉर्नर। तो कौन से डायगनल को हम सेकेंडरी डायगनल या ऑफ डायगनल कहते हैं? जो डायगनल लोअर लेफ्ट कॉर्नर, देखिए ये हमारा लेफ्ट पार्ट होता है यहाँ पर, ये राइट, ये टॉप और ये बॉटम, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट के लोअर कॉर्नर से स्टार्ट होकर अपर राइट कॉर्नर तक जो जाए उसको हम सेकेंडरी डायगनल या फिर ऑफ डायगनल कहेंगे। आपको डेफिनेशन समझ आ रही है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये हमारा लेफ्ट होता है ना, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट। तो लेफ्ट के लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर तक जो डायगनल जाती है उसको हम सेकेंडरी डायगनल या ऑफ डायगनल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी डायगनल है ना, ये हमारी है सेकेंडरी डायगनल, सेकेंडरी डायगनल। या तो आप इसे सेकेंडरी डायगनल कह लीजिए या फिर आप इसे ऑफ डायगनल कह लीजिए, राइट। तो यहाँ पर हमारी मेन डायगनल कौन सी है? ये है हमारी मेन डायगनल, राइट। ये है हमारी मेन डायगनल, ये हमारी मेन डायगनल या फिर प्रिंसिपल डायगनल या फिर लीडिंग डायगनल, और ये है हमारी सेकेंडरी डायगनल। मैट्रिक्स में सेकेंडरी डायगनल या ऑफ डायगनल का ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, मेन डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल या लीडिंग डायगनल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगनल या फिर लीडिंग डायगनल या फिर प्रिंसिपल डायगनल कौन सी है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मेन डायगनल कौन सी है और सेकेंडरी डायगनल कौन सी है। अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स में मेन डायगनल और सेकेंडरी डायगनल क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायगनल एलिमेंट्स की। दीज आर द एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। दीज आर द एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में जिन एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में जिन एलिमेंट्स में आई मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर, जिन एलिमेंट्स के रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होते हैं उनको हम डायगनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आई जे के इक्वल है, यहाँ पर आई जे के इक्वल है और यहाँ पर भी आई जे के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं। ये जो है ये हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इस वाले केस में हमारे डायगनल एलिमेंट्स आर A11, A22 एंड A33। तो इस वाले केस में हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं A11, A22 एंड A33। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये होंगे हमारे डायगनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इस केस में हमारे डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? डायगनल एलिमेंट्स आर 1, 5 एंड 9, 1, 5 एंड 9। तो डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होते हैं उनको हम डायगनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ
स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। एनी मैट्रिक्स कैन हैव डायगोनल एलिमेंट्स। एनी मैट्रिक्स कैन हैव डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इवन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स में जिन एलिमेंट्स में i और j इक्वल होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स जिन एलिमेंट्स में रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन हैव डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 7। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं? जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जिन एलिमेंट्स का रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होगा, वो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है ये A11 है, A11 राइट। तो ये हमारी डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। सेम ऐसी ये जो है ये A22 एलिमेंट है, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ऐसे ही ये जो है देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये A33 एलिमेंट है, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 6 एंड 5। 1 6 एंड 5। तो यहाँ पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 6 एंड 5, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स जिन एलिमेंट्स में i j के इक्वल होंगे, जिन एलिमेंट्स में i j के इक्वल होंगे उस एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन हैव डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये एलिमेंट, इसमें i और j हमारे इक्वल है, तो ये हमारा A11 है, ये हमारा A22 है और ये हमारा A33 है। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आइए बात करते हैं एक और टॉपिक की, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय दिस इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल, अभी मैंने आपको बताया ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो हमारी डायगोनल होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स के सम को ही हम ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं तो क्या आएगा? देखिए
अगर मैं निकालूँ TRA, मुझे ये निकालना है, राइट। इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर ये कह लीजिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, हमें ये निकालना है, राइट। तो इस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 1 प्लस में 5 प्लस में 9, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो क्या है 15 है। तो यहाँ पर एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आपको देख लेना है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर मेन डायगोनल है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सम को ही हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट्स की। आइए अब बात करते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट्स की। अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स मेन डायगोनल के ऊपर लाई करते हैं उनको हम अपर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स दोज एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड अबव द मेन डायगोनल आर नोन एज अपर डायगोनल एलिमेंट्स। अब आप सबको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमारी मेन डायगोनल होती है ना, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तो इस डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अपर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A12, A13 एंड A23। तो ये हमारे अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? आप ध्यान से देखिए, इन तीनों में हमारा जो J है वो I से बड़ा होता है। देखिए, तो दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई द कंडीशन J ग्रेटर देन I। तो यहाँ भी देखिए J की वैल्यू I से बड़ी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। या फिर ये कह लीजिए जो प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अपर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोअर डायगोनल एलिमेंट्स की। आइए बात करते हैं लोअर डायगोनल एलिमेंट्स की। लोअर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारा मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, इसके नीचे, इससे बिलो जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोअर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। लोअर डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स दोज एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड बिलो द मेन डायगोनल आर नोन एज लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारी मेन डायगोनल है, इसके नीचे जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोअर डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A21, A21, A31, A31, A32। तो द लोअर डायगोनल एलिमेंट्स आर A21, A31 एंड A32। और ये एलिमेंट्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? अगर आप यहाँ पे देखें तो तीनों एलिमेंट्स में हमारी I की वैल्यू जो है वो J से बड़ी है, I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन J है। तो दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई द कंडीशन I ग्रेटर देन J। तो इट मीन्स अपर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम अपर डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। और वो एलिमेंट्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? उसमें J जो होगा वो I से बड़ा होगा, J देखिए I से बड़ा होगा। और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोअर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इस केस में हमारा I जो होगा वो J से बड़ा होगा। डायगोनल एलिमेंट्स समझने के बाद अब बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा। फर्स्ट, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड, उस मैट्रिक्स के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जिसमें I J के इक्वल नहीं है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? I जो है J के इक्वल होता है, जैसे A11, A22, A33, ये सभी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनमें I J के इक्वल नहीं है वो सारे हमारे ज़ीरो होने चाहिए। तो जो भी मैट्रिक्स हमारी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी।
तो इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगनल मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए ये हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं, देखिए A11 A22, तो ये हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं और ये दोनों हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, राइट। और ये हमारे जीरो होने चाहिए। सेकंड कंडीशन यही कहती है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं हमारे जीरो होने चाहिए, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है। सेम ऐसे ही बी मैट्रिक्स में देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, और ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें डायगनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ये देखिए ये हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जो हैं जिसमें i j के इक्वल नहीं है वो हमारे जीरो होने चाहिए। सिमिलरली डी में भी देख लीजिए, डी मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो होने चाहिए, और मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तो ये भी हमारी डायगनल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। देखिए ये वो मैट्रिक्स है जो कि हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? देखिए इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एक रो और एक कॉलम है, राइट। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये सेकंड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? सेकंड कंडीशन कहती है कि इसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है जीरो होने चाहिए, और देखिए इसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये हमारा डायगनल मैट्रिक्स हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे जीरो हो, उसको हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी हमने देखा डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे जीरो हो, उसको हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो ये हमारे दोनों डायगनल मैट्रिक्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ए डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n कैन ब्रीफली बी रिटर्न एज। डायगनल मैट्रिक्स को हम ब्रीफली ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए डायग लिखा और जो हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं उसको बस ऐसे लिखना है। जैसे ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डायग मीन्स सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स लिखने हैं, हमें डायगनल एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है। सेम ऐसे इस मैट्रिक्स को हम ब्रीफली शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बी डायग, और देखिए सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स लिख दीजिए, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स होगी। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट नोट, द डायगनल एंट्रीज ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी जीरो। तो जो हमारी डायगनल मैट्रिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। अगर सारे हमारे डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे तो उस केस में वो हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो सकते। डायगनल एंट्रीज जो है, मतलब डायगनल एलिमेंट्स जो हैं डायगनल मैट्रिक्स में, वो ज़ीरो हो भी सकते हैं और ज़ीरो नहीं भी हो सकते। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की, जो कि हमारी स्केलर मैट्रिक्स। आइए अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। सबसे पहली कंडीशन, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन, नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, मींस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स जिसमें आई जे के इक्वल नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है हमारे जीरो होने चाहिए, और डायगनल एलिमेंट्स मींस वो एलिमेंट्स जिसमें आई जे के इक्वल हो, उसमें डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे फॉर सम कांस्टेंट के एंड के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ए आई जे जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आई जे के इक्वल ना हो, मींस नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो होने चाहिए। तो देखिए ये हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सारे ज़ीरो हैं, और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, मतलब सारे के सारे आई इक्वल टू जे, मतलब जो वो एलिमेंट्स जिसमें आई जे के इक्वल है वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो ये देखिए A11 A22 A33, तो ये देखिए ये डायगनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगनल एलिमेंट्स ये हमारे इक्वल होने चाहिए, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हुई, ए डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। और डायगनल
मैट्रिक्स को जब हम लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, अभी मैंने बताया था ना, डायग और यहाँ पर हम डायगनल एलिमेंट्स लिख देते थे। तो सेम ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायग 5 5 5। देखिए ये हमारे, देखिए डायगनल एलिमेंट्स है ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए डायगनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स उसको हम पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए ये डिफरेंट होते हैं तो ये हमारा डायगनल मैट्रिक्स होता। अब क्योंकि ये सेम है तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, 3 3 लिखा है, 3 3, तो डायगनल एलिमेंट्स हमारे 3 3 है। तो देखिए यहाँ पर ये सेम है तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ये देखिए ये हमारी जो मैट्रिक्स है 1 by 1 की मैट्रिक्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो आपको समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, जो कि है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन, मैट्रिक्स में नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे 0 होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, डायगनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, ए डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। ए डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स को, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स जो होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर उसका ऑर्डर n है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए I1 लिखा है यहाँ पर, I1 का मतलब क्या है, ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अब ये देखिए I2 लिखा है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा, देखिए डायगनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होंगे। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए डायगनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल टू 1 होंगे। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे 0 है। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और देखिए 2 by 2 का ऑर्डर है तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और एग्जांपल देखिए I3 का मतलब ये हमारी 3 by 3 की यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे देखिए सारे हमारे 0 हैं। और थर्ड कंडीशन डायगनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर ये नोटेशन आपको मिल जाती है तो इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल टू 1 होने चाहिए, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए अब यूनिट मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। नंबर 1, ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। अब आप सबको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे 0 होने चाहिए और डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं। जब स्केलर मैट्रिक्स में k की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब इस k की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कह रहा है, ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। जब k की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे 0 हैं और देखिए डायगनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की, जो कि है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आइए अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज 0। मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों उसको हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, देखिए ये 1 by 1 का जीरो मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का हमारा नल मैट्रिक्स है, ये भी देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हैं तो ये हमारा नल मैट्रिक्स है। और ये देखिए 3 by 3 का ऑर्डर है इसका और ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज रिटर्न एज O
m क्रॉस n। मीन्स जीरो मैट्रिक्स को हम मोस्टली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये जो है ये हमारा O है और m क्रॉस n जो है ये इसका ऑर्डर है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? लेट ए, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स माइनस ए, देन द मैट्रिक्स माइनस ए। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव ए था, माइनस ए जो मैट्रिक्स होगा, देखिए इसके एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव में थे तो इसके एलिमेंट्स हमारे माइनस में आ गए हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 3 2 1 -7 -6। अब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस ए। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा माइनस ए। अब माइनस का मतलब क्या है? ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं अंदर इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए से ए का मतलब हुआ कि हम ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उन सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 -4 हो गया, 3 -3 हो गया, 2 -2 हो गया, 1 -1 -7 +7 हो गया और -6 जो है हमारा +6 हो गया। तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। आइए अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। अब मेन डायगोनल क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेन डायगोनल क्या होती है? देखिए ये वाली जो हमारी डायगोनल होती है ये हमारी मेन डायगोनल होती है। ये जो हमारी डायगोनल है ये हमारी मेन डायगोनल है, राइट। और यहाँ पर भी ये हमारी मेन डायगोनल है। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के बिलो में या अबव, मेन डायगोनल के ऊपर या फिर मेन डायगोनल के नीचे जिन मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हमारे जीरो होते हैं उनको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ये हमारी मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे या मेन डायगोनल के ऊपर अगर हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। आइए अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर जीरो हो। देखिए आपको पता है ना ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल होती है, ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल होती है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर नाम कैसे याद रहेगा? देखिए अगर ऊपर की साइड ट्रायंगल बन रहा हो, ये देखिए अगर हमारा ट्रायंगल ये देखिए ऊपर की साइड बन रहा हो, इसमें हमारे जीरो नहीं है, देखिए हमारा ट्रायंगल ऊपर की साइड बन रहा है, यहाँ के एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए आई जे हमारे जीरो हो जाए। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? जिसमें आई जो है वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए, आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे होना चाहिए। अब देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा एलिमेंट कौन सा है? ये हमारा एलिमेंट है A21। तो यहाँ पे 2 जो है आई जो है वो जे से बड़ा है। अब यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा A31 है, A31। तो यहाँ पर आई हमारा जे से बड़ा है और यहाँ पर भी देखिए ये हमारा क्या है? A32। तो इन केसेस में हमारा आई जो है वो जे से बड़ा है। इसका मतलब
एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हमारे जीरो हों, मतलब कौन से एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए, आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर की एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसी को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। आइए अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हो। अब आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी होती है, ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है, देखिए ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है, राइट। इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर हमारे ज़ीरो हो, इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर हमारे ज़ीरो हो तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मीन्स नीचे की साइड नंबर से ट्रायंगल बनना चाहिए। आप देख लीजिए, ये देखिए, अगर मैं देखूं तो ये देखिए नीचे की साइड, ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नंबर से नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हमारे जीरो हो, मीन्स नीचे की तरफ एक ट्रायंगल सा बन रहा हो, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई। मीन्स कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें वो वाले एलिमेंट्स जिसमें जे बड़ा हो आई से, मीन्स जे इज ग्रेटर देन आई, अगर ये हो और वो वाले एलिमेंट्स हमारे जीरो हो तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? जिसमें जे की वैल्यू आई से बड़ी होनी चाहिए और वो एलिमेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये एलिमेंट हमारा क्या है? अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या है? A12। इट मीन्स जे जो है आई से बड़ा है, राइट, और ये जीरो है। यही तो कह रहा है, ये कंडीशन यही तो कह रही है। ध्यान से देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे ये वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कौन से एलिमेंट? जिसमें जे की वैल्यू आई से बड़ी हो, मतलब कॉलम नंबर हमारा रो नंबर से बड़ा होना चाहिए। और देखिए कॉलम नंबर रो नंबर से बड़ा है। सेम यहाँ पर भी देखिए, ये क्या है हमारा? A13 और यहाँ देखिए 3 1 से बड़ा है। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा नंबर है? ये हमारा है A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए इन तीनों केसेस में हमारा कॉलम का जो नंबर है वो रो के नंबर से बड़ा है। देखिए यही तो कह रहा है, जे ग्रेटर देन आई, जे ग्रेटर देन आई एंड जे ग्रेटर देन आई। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें वो वाले एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, जिसमें जे इज़ ग्रेटर देन आई, तो ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनना चाहिए और ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। आइए अब देखते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। टू मैट्रिसेस ए, ये हमारे एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स के, ए आई जे, और ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एंड बी के एलिमेंट्स हैं बी आई जे, और बी का ऑर्डर है क्यू क्रॉस आर। आर सेड टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मीन्स कोई भी दो मैट्रिक्स उसको हम कंपेरेबल मैट्रिसेस बोल सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब इस केस में दोनों का ऑर्डर सेम कब होगा? अगर इसका रो, इसमें नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। इट मीन्स m जो है वो q के इक्वल होना चाहिए और n जो है वो r के इक्वल होना चाहिए। तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ओनली व्हेन m इक्वल टू q एंड n इक्वल टू r। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस उनको हम कंपेरेबल तभी बोल सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम होगा तो नंबर ऑफ रोज m इसके नंबर ऑफ रोज मतलब q के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A जो भी है वो हमारा B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इसलिए m जो है q के अगर इक्वल हो और n अगर r के इक्वल हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए,
ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ये हमारी बी मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों हमारे कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए ए एंड बी आर कंपेरेबल एज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 3। दोनों में देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम हमारे 3 है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्सेस की। आइए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इक्वल मैट्रिसेस। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती है? 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ए आई जे हैं और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स बी आई जे हैं और बी का ऑर्डर क्यू क्रॉस आर है। तो यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ रोज, ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इट मीन्स एम की वैल्यू क्यू के इक्वल होनी चाहिए और एन की वैल्यू आर के इक्वल होनी चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिया है, बी मैट्रिक्स लिया है, राइट। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन यही कह रही है कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए, और सेकंड कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स इसका पहला एलिमेंट इस एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट इस एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती है? 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। और इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो कहीं पर भी अगर ए इक्वल टू बी लिखा होगा, इट मीन्स वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मीन्स एम जो है वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, एन जो है आर के इक्वल होना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे 5, यहाँ भी 5, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7, और दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो उसको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इक्वल मैट्रिसेस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ पर हमें ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अगर दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। अब देखिए इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है। इक्वल मैट्रिसेस होती क्या है? जिसमें दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल है। और सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। अच्छा अब आगे बात करते हैं बी की। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा कौन सा है? 8। तो यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी 8। और किसकी वैल्यू निकालनी है? और निकालनी है हमें सी की वैल्यू। तो सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है? 0 के। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिसेस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए इक्वल मैट्रिसेस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2x जो है ये 4 के इक्वल होगा और x + 2y जो है वो हमारा 0 के इक्वल होगा। चलिए देखिए 2x हमारा 4 के इक्वल होगा और x + 2y जो है वो हमारा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं इक्वल मैट्रिसेस में। चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 4/2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस में 2y इक्वल टू में 0, 2y माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2/2। तो हमारी y की वैल्यू आएगी -1। y की वैल्यू हमारी आएगी -1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमें इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसमें
जो टर्म्स मिसिंग होगी उनको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x जो है ये 4 के इक्वल था, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x प्लस 2y जो है x प्लस 2y 0 के इक्वल होगा और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि है हमारी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। आइए अब देखते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कौन सी होती है। A matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A is known as transpose matrix of matrix A and is denoted by A, ऊपर देखिए यहाँ पर T लिखा जाता है, या फिर A डैश। मीन्स कौन सी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, अगर आप उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इससे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी ना उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे और उसको डिनोट करने का तरीका हमारा ये होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपकी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसके रो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट। अगर मैं इसमें इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, मीन्स रो को कॉलम में लिख दूँ और कॉलम को रो में लिख दूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, ये रो में है ना, अब देखिए मैंने इसको कॉलम में लिखा है यहाँ पर 1 2 3। अब ये देखिए 4 5 6 ये रो में था, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया 4 5 6। ये देखिए ये रो में था 7 8 9, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, राइट। तो इस तरह से अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनाते हो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहते हैं और उसको डिनोट करने का तरीका हमारा ये होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमें किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके मिलती है उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है। आइए अब बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ये दोनों मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रांसपोज करना क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया था ना, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इससे हमें जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ट्रांसपोज करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें उसका ट्रांसपोज करने पर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। इसके लिए मैट्रिक्स को दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। कौन सी दो कंडीशंस हैं, देखिए दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ फॉर ए, ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज्ड इसी के इक्वल आ जाए। और ऐसा कब होगा, नंबर 1 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इट मीन्स एम जो है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इट मीन्स मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जे आई के इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए ये 1 2 है तो इसका उल्टा कर दीजिए तो ये 2 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उसी के इक्वल आएगा और उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, राइट। अब ऐसा कब होगा, इसके लिए इसे इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए इस मैट्रिक्स को इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। कौन सी दो कंडीशन, नंबर 1 इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, देखिए 3 रो और 3 ही कॉलम है तो 3/3 की मैट्रिक्स है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है कि मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए जे आई के इक्वल होने चाहिए। मतलब 1 2 का अगर हम रिवर्स उल्टा करें तो ये 2 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये एलिमेंट है A11 तो हमें इसको नहीं लेना है क्योंकि ये डिफरेंट होने चाहिए। तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, A12। ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा
A12। A12 जो है ना ये A21 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर A12 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये हमारा A21 वाला एलिमेंट है। और देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा एलिमेंट है, A13, ये हमारा A13 है। तो ये 31 के इक्वल होना चाहिए। 31 हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये। तो ये A31 के इक्वल है। देखिए ये G है तो ये भी G है, हाँ ये इक्वल है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। ये तो हमारा A22 है, इसको लेना नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है A223। तो इसका मतलब इसको, इस एलिमेंट को A32 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो A32 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये हमारा A32 वाला एलिमेंट है, राइट। और हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये A33 है। तो अब आपको समझ आया। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। सेकंड कंडीशन है कि आई जे एलिमेंट जो है वो जे आई के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना इसका उल्टा रिवर्स एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये A12 है तो देखिए ये 21 के इक्वल है। यहाँ पर ये 13 है तो देखिए ये 31 के इक्वल है। और यहाँ पर ये A23 है तो देखिए ये 32 के इक्वल है। देखिए इक्वल है। तो अगर अब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी ना तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी ये इसके इक्वल ही आएगी। चलिए देखते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका। ट्रांसपोज कैसे दिखाते हैं, या तो आप इसको डैश लगा दीजिए, राइट, या फिर इसके ऊपर टी लिख दीजिए। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना। तो ये हमारी रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे AHG लिख दिया। दूसरी रो है HBF, इसको कॉलम में लिखेंगे HBF लिख दिया। ये थर्ड रो है, थर्ड रो को हम कॉलम में लिखेंगे GFC, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब मुझे देखना है क्या ये A ट्रांसपोज A के इक्वल है। चेक करते हैं। इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, ये H है तो ये भी H है, ये G है तो ये भी G है, ठीक है। यहाँ पर H है, ये भी H है, ये B है, ये भी B है, ये F G के इक्वल, F के इक्वल, C के इक्वल। इट मीन्स यहाँ पर A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल है। A ट्रांसपोज जो है A के इक्वल है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है ना ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। कौन सी दो कंडीशन, नंबर 1 उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन AIJ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो AJI वाले एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। चलिए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आइए बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज्ड इज इक्वल टू -A। इट मीन्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज्ड उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज्ड उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रांसपोज्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें उससे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, ये तो हमें पता है कि भाई ट्रांसपोज करने पर -A के इक्वल आना चाहिए तभी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स ये वाली कंडीशन ला सकती है, इसके लिए उस मैट्रिक्स का इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। कौन कौन सी, देखिए दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ फॉर A। कोई A मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, अगर ये मैट्रिक्स 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका ट्रांसपोज्ड इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। M=N का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में AIJ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो JI वाले एलिमेंट्स के नेगेटिव के इक्वल होनी चाहिए। AIJ ऐसे मान लीजिए कि 1 2, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा
A12 जो है ना, ये A21 इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू j। इट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिसमें I j के इक्वल हो, और ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इट मीन्स थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरोज, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब कोई भी मैट्रिक्स जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नंबर 2 Aij वाले एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव Aj एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ देखिए A12 जो है वो माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो जिसमें भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब इसका ट्रांसपोज्ड -a के इक्वल आए, और इसके लिए इसको तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कौन सा? नंबर 1, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3×3 का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में Aij वाले जो एलिमेंट्स हैं वो -Aj वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, देखिए ये तो हमारे सेम एलिमेंट है, मतलब ये हमारा A11 है, तो हम 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम Aij एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट को लेते हैं। ये एलिमेंट हमारा क्या है? 1 2, ये एलिमेंट है ना। अच्छा अब हमें कहाँ जाना है? A21 एलिमेंट पे जाना है। तो 21 एलिमेंट हमारा ये है, ये देखिए ये हमारा क्या है? A21, राइट। और ये देखिए ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, यही तो कंडीशन है हमारी, देखिए। और ये देखिए ये नेगेटिव है। सेम ऐसे ही अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, ये एलिमेंट हमारा क्या है? A13, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस में A31 के। अब चेक करते हैं 3 1 का, ये देखिए ये रहा, ये एलिमेंट हमारा क्या है? A31। अब देखिए ये G है, ये माइनस का G है, और यही तो हमारी कंडीशन कह रही है कि इसका नेगेटिव वाला एलिमेंट होना चाहिए ये। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या है हमारा? A22, तो इसको हम लेंगे नहीं। ये एलिमेंट हमारा क्या है? A23, राइट, 2 3 है। तो अब हमें कौन सा एलिमेंट देखना है? 3 2, और वो ये नेगेटिव में होना चाहिए। और ये देखिए ये एलिमेंट है हमारा A32, और ये देखिए नेगेटिव में, ये देखिए नेगेटिव में। और इस एलिमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये A33 है, सेम एलिमेंट हमें नहीं लेना है, राइट। तो ये समझ आ गया। और थर्ड कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू j, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और ये देखिए ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे जीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स ने इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। कौन सी तीनों कंडीशन? नंबर 1 इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड Aij जो है वो इक्वल होना चाहिए -Aj के। और देखिए ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट नेगेटिव में, देखिए ये एलिमेंट है 3 1 3, और ये देखिए 3 1 हमारा नेगेटिव में है। ये हमारा एलिमेंट है A23, और ये देखिए 3 2 हमारा नेगेटिव में है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, और ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ना, ये पक्का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब कैसे पता चलेगा? आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। कर लेते हैं, आइए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज जब हम करते हैं, कैसे करते हैं? हमने इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम में लिखते हैं, रो को कॉलम में। तो ये हमारा 0, ये हो गया H, ये हो गया G। सेकंड रो -H 0 F, कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो -G -F और 0, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या ये ट्रांसपोज -a के इक्वल है? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ, पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकाल दूँ, तो क्या होगा? सबके साइन चेंज हो जाएंगे, होंगे ना। अब देखिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो 0 तो 0 ही रहेगा, -H मेरा +H बन जाएगा, -G मेरा +G बन जाएगा, ये माइनस का H हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का F हो जाएगा, ये -G, ये माइनस का F, और ये 0 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। क्या अब ये मेरा A बन चुका है? A बन चुका है। देखिए 0HG, 0HG, H0F, H0F, माइनस का H0F, -G -F, और ये देखिए ये मेरा A बन गया। तो ये माइनस का A बन गया, ये माइनस का A बन गया। इट मीन्स ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ रहा है ना। देखिए हमने ट्रांसपोज किया इसका, ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ से मैंने जब माइनस कॉमन निकाला
तो सबके साइन चेंज हो गए, राइट। और ये मेरा वापस ए बन गया, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आ गया। यहाँ पर ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। और कौन सी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? जो खुद ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। पहली बात, वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड, ए आई जे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस ए जे आई के इक्वल होने चाहिए और उनके डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्यू मैट्रिक्स हमें पहचाननी होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे माइनस में होते हैं। ये अगर A12 है तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो माइनस का H होगा। तो बस आपको इस तरह से पहचानना है। तो आई होप आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? अब आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। फर्स्ट, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ए आई जे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस में होने चाहिए ए जे आई एलिमेंट के। तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये माइनस का 4 है, ये 5 है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो देखिए ये 6 है। तो राइट, ये देखिए अपोजिट साइन है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो चलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर k की वैल्यू निकालते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 2k+3 जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k की वैल्यू हमारी क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी हमारी -3/2। आप चाहे इस वाले एलिमेंट से निकालिए चाहे इस एलिमेंट से निकालिए। -2k -3 ये भी हमारा 0 होगा। -2k इज इक्वल टू 3, तो हमारी k की वैल्यू क्या आएगी? -3/2। -3/2। तो देखिए हमारी k की वैल्यू जब -3/2 होगी तो ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। अब हमें यहाँ पे ये जो मिसिंग टर्म्स है ना, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें A I J वाले एलिमेंट्स जो हैं वो A J I एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं, राइट। इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है? देखिए A I J जो है वो A J I के इक्वल होता है, ये इसकी कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा? A12, तो ये किसके इक्वल होगा? A21 के, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। एंड ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? A31, ये किसके इक्वल होगा? A13 के। चलिए अब ये हमारा क्या है? 2b इज इक्वल टू 21 मतलब 3। एंड A31 हमारा क्या है? 3a 13 के इक्वल 13, कौन सा एलिमेंट है हमारा? 13, ये एलिमेंट है -2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और a की वैल्यू आ गई है -2/3। तो देखा कितना ईजी है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी कंडीशन से हम इन मिसिंग टर्म्स को निकालेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड है। आइए अब स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। अब यहाँ पर हमें A एंड B जो मिसिंग टर्म्स हैं हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ए आई जे जो है वो ए माइनस जे आई के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, आपको पता है ये बात है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए ये कौन सी टर्म है, ये हमारी A12 है, तो ये किसके इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा, राइट। एंड अब इस टर्म की बात करते हैं, ये क्या है हमारा A31, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में A13 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब A12 क्या है हमारा A माइनस A21 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड A31 हमारा क्या है B माइनस A13 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो हमारी A की वैल्यू आ गई है -2 और B की वैल्यू आ गई है हमारी 3, B की वैल्यू आ गई है 3। तो A की वैल्यू है हमारी -2 और B की वैल्यू है हमारी 3। तो देखा कितना ईजी था क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं सब मैट्रिक्स की। सब मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय डिलीटिंग सम ऑफ इट्स रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स में से अगर आप कुछ रो को डिलीट कर दो या फिर कुछ कॉलम डिलीट कर दो या फिर दोनों को डिलीट कर दो, उसके बाद जो मैट्रिक्स हमारी बचती है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारी है, राइट। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में से देखिए अगर मैंने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ, फर्स्ट देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, राइट। फर्स्ट रो और इस वाले कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ, इस वाले कॉलम को, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बचेगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स होंगे 4 5 7 8 4 5 7 8 और ये देखिए 4 5 7 8, तो ये हमारी सब मैट्रिक्स है, ये हमारी सब मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये वाली मैट्रिक्स कैसे बनी है, देखिए 1 4 2 5, तो हमने कौन से कॉलम और रो को डिलीट किया है, देखिए इस वाले कॉलम को, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को। ये देखिए इस रो और इस कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ, इस रो और अगर इस कॉलम को मैं अगर डिलीट कर दूँ, तो देखिए हमारे एलिमेंट्स कौन से बचे हैं 1 2 4 5 1 2 4 5, तो ये हमारी सब मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में से हम कुछ कॉलम को या कुछ रो को या दोनों को डिलीट करते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स में नंबर बचते हैं उससे जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय डिलीटिंग सम ऑफ इट्स रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आपको समझ आ गया होगा, आपने देखा। अभी देखिए ये वाली हमारी सब मैट्रिक्स कैसे बनी है, अगर हमने थर्ड रो ये देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो 1 2 4 5 बच रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो 4 5 7 8 ये वाली सब मैट्रिक्स बचेगी। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है। आइए बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखिए जब डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, और तब उस टॉपिक में मैं आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को और अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।